तो गाइज आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपो का मानवा के चैप्टर नंबर 26 और 27 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिंटे को फाइनली पता चल चुका होता है उसकी छोटी बहन के बारे में, यानी कि उसकी छोटी बहन जिना शियो अब व्हाइट ड्रैगन नाम से जानी जाती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए जिंटे लोग जा रहे होते हैं कावलून सिटी में। और कावलून वर्ल्ड सिटी अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह होती है, लेकिन जिंटे लोगों ने जिस मोटे को पकड़ रखा होता है वो उसको भी कावलून वर्ल्ड सिटी में अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि ये मोटा वहीं का रहने वाला है और इनकी कुछ मदद कर सकता है। जिंगजाओ ने मोटे को अच्छे से कोट पैंट पहना दिया होता है और उससे पूछता है सब कुछ बढ़िया है ना, लेकिन मोटा शायद ये बात भूल चुका है कि इन लोगों ने उसे किडनैप करा है। इसलिए जिंगजाओ को कहता है हाँ वो बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये सुन के जिंगजाओ इसके थुलथुले मांस में कुछ मुक्के मारने की कोशिश करता है। इतने में ही इनके पीछे से आवाज आती है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब हो गए। और हम देखते हैं इन दोनों के पीछे से आ रहा होता है जिंटे। जिंटे ने फाइनली अपना हेयर स्टाइल बदल लिया होता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। और सच बता रहा हूँ, इस हेयर स्टाइल का इंतजार सिर्फ आपको और मुझको ही नहीं था, बल्कि ये मानवा वाले भी इस हेयर स्टाइल का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और ऐसा क्यों है आप जिंटे की अब शक्ल देख के बता सकते हो। जिंटे इन दोनों से पूछता है कि उसने कुछ बेकार सा हेयर स्टाइल तो नहीं कर दिया है, लेकिन इन दोनों को भी जिंटे पे ये हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और सोचो मैं कहूँ इस वजह से जिंटे को भी ये हेयर स्टाइल अपने में काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाए और वो जिंदगी भर इसी हेयर स्टाइल के साथ रहने की ठान ले तो क्या होगा। साथ ही साथ में उसके दुश्मन उसको पहचान ना पाए इसलिए वो अपना नाम भी बदल ले तो क्या होगा। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, वैसे भी समझदार को इशारा काफी होता है। तो खैर ये तीनों तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं कावलून वर्ल्ड सिटी की तरफ। जब ये तीनों कार पे जा रहे होते हैं तो जिंटे पूछता है कि आखिर कावलून वर्ल्ड सिटी कैसी जगह है। जिंगजाओ जिंटे को बताते हुए कहता है कावलून वर्ल्ड सिटी एक छोड़ी हुई जगह है, उसे पुलिस वालों और अंडरवर्ल्ड ने दोनों ने ही छोड़ दिया है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हांगकांग की पूरी गंदगी इकट्ठा होती है। मोटा कहता है हाँ, इसीलिए हमारे जैसे व्यापारियों को वो जगह बहुत पसंद है। मोटा ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि व्यापारी लोग अगर हांगकांग के अंदर कुछ व्यापार करते हैं गलत तरीके का तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कावलून वर्ल्ड सिटी के अंदर ना पुलिस वाले अपनी टांग अड़ाते हैं और ना ही ज्यादा टांग ट्राइएड वाले अड़ाते हैं और ना ही अंडरवर्ल्ड। इसलिए वहाँ पे जितने गलत तरीके के काम हो सकते हैं सारे होते हैं। और ये मोटा भी वहाँ पे गलत तरीके के काम खुलेआम करता था, इसलिए इसे अच्छा लगता है उधर, यानी कि ये वहाँ पे ड्रग्स वगैरह बेचा करता था। ये सुन के मोटा कहता है हाँ वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मोटा कावलून सिटी के बारे में और ज्यादा बताते हुए कहता है उस जगह पे हर तरीके के गलत काम होते हैं, इसलिए वहाँ पे हर चीज की आजादी है। लेकिन जब वहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जिनका मकसद एक होता है तो वो आपस में गैंग बना लेते हैं और दो इंसानों की लड़ाई वहाँ पे कब गैंग्स की लड़ाई बन जाती है पता नहीं चलता है। इसीलिए कावलून वर्ल्ड सिटी ने भी अपने कुछ नियम बनाए थे, लेकिन वो नियम बस तब तक ही चल पाए जब तक उनकी आजादी नहीं छिन गई उनसे। जिंगजाओ कहता है इसका मतलब वहाँ पे चीजें पहले से अलग हैं क्या? हाँ, उस दिन से सब कुछ बदल गया जब एक बंदा कावलून सिटी के अंदर आया था। वो ट्राइएड के ड्रैगन हेड की नाजायज औलाद थी जिसे वहाँ पे भेज दिया गया था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो था र्यूकाई। उस वक्त तो कावलून सिटी के लोगों को भी नहीं पता था कि वो ड्रैगन हेड की नाजायज औलाद है, इसीलिए र्यूकाई की पुरानी लाइफ के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता है। लेकिन जब र्यूकाई जवान हुआ तो उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू करे। उसने कावलून वर्ल्ड सिटी के अंदर अपनी खुद की एक गैंग बनाई और बहुत ही कम समय में उस गैंग को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया। लेकिन जिंटे को र्यूकाई के बारे में नहीं पता होता, इसलिए पूछता है कि आखिर ये है कौन। तो जिंगजाओ बताता है कि वो ट्राइएड की एक ब्रांच का हेड है इस वक्त। इसके बाद मोटा अपनी स्टोरी आगे बताना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो जिंटे लोगों को बताता है कि र्यूकाई ने कावलून वर्ल्ड सिटी के अंदर सारी गैंग्स को अपनी गैंग के अंदर ले लिया था और वहाँ पे उसकी गैंग को कहा जाता था कावलून, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नाइन ड्रैगन। और जो लोग उस सिटी के अंदर अपना काम धंधा करने के लिए गए थे वो सारे के सारे भी कावलून के साथ मिल गए थे, और ये मोटा भी उनमें से एक है क्योंकि ये भी वहाँ पे बस अपने ड्रग्स बेच के पैसे कमाना चाहता था। लेकिन जिंगजाओ के मन में डाउट होता है कि आखिर र्यूकाई वहाँ का हेड कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो ट्राइएड की गोंगजोउ ब्रांच का हेड है। तो एक बंदा अकेले दो जगहों को कैसे चला सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है। मोटा इसका जवाब देते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस वक्त कावलून वर्ल्ड सिटी को रूल कर रहा है ज़ुबो। जब र्यूकाई ने कावलून वर्ल्ड सिटी को छोड़ा था तो उसने वहाँ की सारी जिम्मेदारी रेड ड्रैगन को दे दी थी। लेकिन र्यूकाई के वहाँ से जाने के बाद जो लोग नाइन ड्रैगन्स को पसंद नहीं करते थे उन सब ने साथ में मिलकर अपनी खुद की एक अलायंस बना ली, और अब कावलून वर्ल्ड सिटी के अंदर संघर्ष चल रहा है पावर को लेके। मतलब कि वहाँ के सारे लोग दो ग्रुप्स में बट चुके हैं और इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं कि कावलून वर्ल्ड सिटी में कौन राज करेगा। और इसीलिए कावलून वर्ल्ड सिटी के अंदर का एटमोस्फियर काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि वहाँ पे पंगे वगैरह होना बहुत ही आम बात है। वहाँ पे बात करते करते लोगों के सर फूट
उड़ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर कोई भी इंसान बिना सोचे समझे कावलून वॉल सिटी के अंदर जाने की सोचता है तो वो खुद खुशी से कम नहीं है। और ये बात मोटा जिंटे लोगों को बता रहा होता है। अभी ये लोग कावलून वॉल सिटी के बाहर तक पहुंच चुके होते हैं और जिंगजाओ मोटे के कंधे में हाथ रख के कहता है, मुझे ये सारी बातें पता है, इसीलिए तो तुझे मैं अपने साथ लेके आया हूँ। जिंटे, ये मोटा हमारे बहुत काम आएगा कावलून सिटी के अंदर। हम दोनों को कावलून वॉल सिटी के अंदर बस ऐसा दिखाना है कि हम दोनों इसके अंडर में काम करते हैं। मोटा भी कावलून वॉल सिटी के गेट की तरफ जा रहा होता है और जिंटे लोगों को कहता है, प्लीज अंदर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना, जो लोग 9 ड्रैगन्स का विरोध करते हैं तुम उनके साथ किसी भी तरीके से उलझो मत, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन मोटे को ज्यादा चिंता तो ये होती है कि अगर ये दोनों मर गए तो ये दोनों इसको पैसे नहीं दे पाएंगे मोटे को। तो खैर मोटा इस सिटी का गेट खटखटाता है और अंदर से जो बंदा मोटे को देखता है वो पहचान लेता है कि बाहर हनी पॉट खड़ा है, यानी कि मोटे का निकनेम हनी पॉट है। लेकिन अंदर वाले बंदे को ये डाउट हो रहा होता है कि हनी पॉट के साथ वो 2 बंदे कौन आए हैं। मोटा हल्की सी आवाज में कहता है, वो दोनों मेरे सर्वेंट हैं। इसलिए जिंटे लोगों के लिए यहाँ का दरवाजा खुल चुका होता है और जिंटे ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि मोटा काम का निकला। लेकिन मोटे को अपनी एक्टिंग और ज्यादा परफेक्ट बनानी होती है, इसलिए चिल्ला के कहता है, तुम दोनों हरामजादो, आखिर वहाँ पे क्या खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ। ये सुन के जिंटे का दिमाग खराब हो जाता है और वो मोटे को बस मारने जाने ही वाला होता है। इतने में ही जिंगजाओ उसको पकड़ के कहता है, एक्टिंग है भाई, एक्टिंग है। और इस तरीके से जिंटे लोग कावलून वॉल सिटी के अंदर घुस चुके होते हैं। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं ड्रैगन हेड को। ड्रैगन हेड को भी अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका बंदा जिंगजाओ कावलून वॉल सिटी के अंदर पहुंच चुका है। वैसे भी जिंगजाओ इसी के कहने पे वहाँ पे गया है। अभी ड्रैगन हेड के साथ उसके 2 खास कमांडर भी होते हैं। एक का नाम होता है हियो जिमू, जो कि सिक्योरिटी हेड होता है। दूसरे का नाम होता है हेली, जो कि ड्रैगन हेड का बॉडीगार्ड होता है। ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ड्रैगन हेड इन दोनों को ऑर्डर देता है कि आगे चल के कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सबको भी कावलून वॉल सिटी के अंदर जाना है और वहाँ पे नए ड्रैगन हेड को अनाउंस करना है, यानी कि नया ड्रैगन हेड बनने वाला है वहाँ पे। इसलिए ये दोनों और इनके साथ के सारे बंदे कावलून वॉल सिटी के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आएगा ये सब उनको निपटा देंगे। और इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो बनने वाला है वो है मेरे हिसाब से र्यूकाई। र्यूकाई भी अभी अपने 2 खास बंदों के साथ होता है और सिगरेट पीते हुए कहता है, लगता है कावलून वॉल सिटी की रात और ज्यादा काली होने वाली है, लेकिन हम सबको इसी का इंतजार था। हम इस रात को और ज्यादा काली बना देंगे। तो खैर ट्रायड के काफी सारे बंदे निकल पड़ते हैं कावलून वॉल सिटी की तरफ और क्योंकि र्यूकाई भी यहीं पे मौजूद होता है तो किसी जासूस की तरह वो हर चीज पे नजर रख रहा होता है। र्यूकाई अपने किसी बंदे को बता रहा होता है कि यहाँ से आधे रॉयल गार्ड्स और कमांडर हियो जिमू और हेली, ये दोनों के दोनों कमांडर्स उस तरफ आ रहे हैं। अपने बंदों को जंग के लिए गुड लक कहने के बाद र्यूकाई कॉल कट कर देता है। लेकिन र्यूकाई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रायड का एक बहुत खतरनाक कमांडर, जो की अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन इसे अब भी एक लिविंग लेजेंड माना जाता है। लेकिन इससे लड़ने के लिए र्यूकाई ने इसी की टक्कर का एक बंदा ढूंढ लिया होता है, जिसका नाम होता है लोगन द स्पिरिट। और मेरे हिसाब से ये बंदा भी ट्रायड का एक कमांडर है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा र्यूकाई के लिए क्यों लड़ेगा। और अगर आप लोग भूल चुके हो तो आपको बता देता हूँ कि ट्रायड के टोटल 4 कमांडर हैं और चारों के चारों तहलका हैं। लेकिन ये लोगन द स्पिरिट असल में है कौन, ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं, यानी कि जिस वक्त ये बंदा ट्रायड का हेड नहीं हुआ करता था। दरअसल कई साल पहले चाइना के इनर मंगोलिया में ट्रायड के पंगे चल रहे थे कुछ विरोधियों के साथ। ऑब्वियसली उस समय भी ट्रायड वाले लोग सारे के सारे लोगों का मार मार के कुत्ता बना रहे थे। लेकिन वहाँ पे उस वक्त ट्रायड के खिलाफ एक ऐसा बंदा था जिसने सबकी फाड़ के रख दी थी। हम देखते हैं एक बंदा ट्रायड के एक बंदे को घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है, बिल्कुल बीस्ट लग रहा होता है ये बंदा। लेकिन इतने में ही इसके ऊपर एक चेन से रेंज अटैक होता है। लेकिन इस जंगली के हाथ में जो बंदा होता है वो उसको बिल्कुल शील्ड की तरह इस्तेमाल करके उस हमले से बच जाता है। दरअसल यहाँ पे ट्रायड के मेन बंदे पहुंच चुके होते हैं और इन लोगों से लड़ना इस जंगली के लिए भी काफी ज्यादा टफ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जंगली उन हैवी चेन्स अटैक को अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और एक बार तो उस चेन को पकड़ के अपनी तरफ ही खींच देता है, जिस वजह से जिस बंदे ने चेन पकड़ रखी होती है वो काफी हैरान हो जाता है। और ट्रायड का ये जो कमांडर होता है जंगली इसके ऊपर चाकू से एक हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। और अब ये जंगली दोनों तरफ से घिर चुका होता है। इसके आगे भी एक कमांडर होता है और पीछे भी एक कमांडर होता है और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो बस चुपचाप से खड़े होकर फाइट देख रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे आ जाता है ट्रायड का हेड, जो उस वक्त जवान था। दरअसल यहाँ पे टेबल के नीचे 2 बच्चे छुपे होते हैं और जंगली ट्रायड के हेड को कहता है, उन दोनों बच्चों का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन दोनों को जाने दो। ड्रैगन हेड इसकी हिम्मत देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, अगर तूने मेरे एक कमांडर को हरा दिया तो मैं तेरी बात मानने की सोचूंगा। और ये वही कमांडर है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था जब ये बूढ़ा हो गया था प्रेजेंट मोमेंट में। इस बंदे का नाम है हान और इसी को कहा जाता है द लिविंग लेजेंड। ड्रैगन हेड की बात सुनते ही इस जंगली और हान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है।
जंगली घुमा के हान के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन हान उसे बहुत ही इजीली डॉच कर देता है और जंगली की चेस्ट में एक कराटे चॉप मार के कहता है, तेरे पंचेस सच में काफी ज्यादा हैवी हैं। इसके बाद जंगली की चेस्ट में एक और खतरनाक सा पंच मारता है, लेकिन जंगली को इससे खास फर्क नहीं पड़ता और हान को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इसकी स्किन बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह है, इतनी आसानी से इसको दर्द वगैरह नहीं होगा। इतने में ही जंगली हान के ऊपर एक और पंच मारता है, लेकिन हान उसे बहुत ही आसानी से डॉच करके उसका हाथ पकड़ के उसको घुमाने वाला होता है, लेकिन हान के मुताबिक जंगली का हाथ बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। हान तो इसका हाथ तोड़ना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इससे पहले कि ये फाइट और ज्यादा आगे बढ़े, हान पीछे हो जाता है और कहता है, तुम्हें ईश्वर ने एक योद्धा का शरीर दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक बहुत ज्यादा शर्म की बात है। जंगली अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और अपने मन में कहता है, इसके और मेरे बीच अभी ज्यादा फाइट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसी फीलिंग है, मेरे अंदर डर क्यों पैदा हो रहा है, आखिर ये कौन है, क्या मैं सच में इसको हरा भी सकता हूँ या फिर नहीं। लेकिन नहीं, मुझे इसे हराना होगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जंगली को क्योंकि बच्चों को बचाना होता है, इसलिए अपनी जान की परवाह ना करके वो सीधा भागता है हान की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इतने में ही ड्रैगन हेड उसको रोकते हुए कहता है, इस फाइट को अब हमें यहीं पे खत्म करना चाहिए। भले ही अभी हम दुश्मन की तरह मिले हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन या फिर परमानेंट दोस्त नहीं होता है। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्त। ये कह के ट्राइएड वाले चुपचाप से यहाँ से चले जाते हैं और इस जंग को भी वो जीत चुके होते हैं। लेकिन ये जंगली जो सिर्फ अपने हाथों से ट्राइएड के कमांडर्स के साथ फाइट कर रहा था, आगे चल के ट्राइएड वाले इसे अपने साथ मिला लेते हैं और ये भी ट्राइएड का एक कमांडर बन जाता है। और मेरे हिसाब से यही बंदा है लोगन द स्पिरिट, जिसको रियुकाई लड़वाने वाला है हान के साथ। वैसे भी इसकी और हान की फाइट काफी साल पहले अधूरी रह चुकी थी, लेकिन अब रियुकाई इसको कैसे इस्तेमाल करने वाला है ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे रियुकाई अपने ग्रेट ड्रैगन को कहता है, चा ओरेन, आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो। चा ओरेन यानी कि ग्रेट ड्रैगन कहता है, क्या मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, इस बात का मुझे कोई मतलब नहीं लगता। भले ही हम दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पेशल फील करूंगा। रियुकाई भी यही चाह रहा होता है, इसलिए कहता है, सही कहा, सारे के सारे इमोशंस को अभी के लिए पीछे छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन हेड को। रियुकाई जो इसके पीछे से आ रहा होता है, उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि ड्रैगन हेड जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जंग तो इसी हरामखोर के साथ होने वाली है। इसके बावजूद भी रियुकाई अनजान बनते हुए कहता है, लगता है आप किसी जंग की तैयारी कर रहे हो फादर। ड्रैगन हेड कहता है, हाँ, कल अगला ड्रैगन हेड बनने का दिन है, इसलिए मैंने बस अपने कुछ लोग भेजे हैं मेहमानों का ध्यान रखने के लिए। आपने अपने काफी खास लोग भेजे हैं मेहमानों का ध्यान रखने के लिए, लगता है वो मेहमान काफी ज्यादा खास होंगे। ऑफ कोर्स वो खास होंगे, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि वो मेहमान कौन होंगे। नहीं फादर, आज मदर का मेमोरियल डे है। तुमने मुझे फादर कहा और तुम्हारा बाप होने के नाते तुम्हें एक सिंपल सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में मेरी औलाद बन के जीना चाहते हो, तो जिस औरत को तुम अपनी माँ बोल रहे हो, जिस हरामजादी को तुम अपनी माँ बोल रहे हो, दोबारा से उसका नाम मत लेना। तुम्हें उसे अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटाना होगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे दिमाग में उसकी एक भी याद बाकी ना रहे। और हाँ, मैं रियुएन का रिश्ता तुम्हारी बहन लिनजीशिया से कराने की सोच रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। ये सारी बातें सुन के रियुकाई की तो आंखों से आंसू ही आ गए होते हैं, लेकिन ड्रैगन हेड का मुंह दूसरी तरफ होता है और अब भी वो बोले जा रहा होता है, मेरे हिसाब से ये रिश्ते की बात अगला ड्रैगन हेड बनने के टाइम पे करनी चाहिए हमें। सेरेमनी के टाइम पे मैं ये चीज सबको अनाउंस कर दूंगा, इसलिए तुम भी इस बारे में आराम से सोच लेना तब तक। लेकिन रियुकाई चुपचाप से बस यहाँ से जाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और अपने मन में कहता है, तो आखिरकार मदर के लिए इसने एक भी आंसू नहीं बहाए। इसकी यादों में मैं और माँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो मदर, मेरे दिमाग में जो भी यादें मेरे बाप की हैं, मैं आज वो सारी मिटा दूंगा। आज से और अभी से मेरा कोई बाप नहीं है। मतलब कि रियुकाई की नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब पंगे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।